नमस्कार, आज पर देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेंगलुरु में विपक्षी दलों का जमावड़ा। बैठक के लिए पहुंचे विपक्षी दलों के दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी बैठक के लिए पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बैठक के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, लालू यादव भी बैठक में पहुंचे हैं। बड़ी और अहम खबर बेंगलुरु से है। तो विपक्षी दलों की बैठक और इसको लेकर विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए हैं। और इसके साथ ही बेंगलुरु में सिद्धारमैया समेत कांग्रेस के कुछ बड़े दिग्गज नेता पहले से ही मौजूद रहे हैं। सीधा रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, यानी कि जहां बैठक होने वाली है वहीं से हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर लाइव कनेक्ट हो गई हैं। शिखा, कौन कौन से नेता पहुंचने बाकी हैं, कौन से पहुंच चुके हैं और बैठक का एजेंडा क्या होने वाला है? देखिए आयुष, इस वक्त मैं बेंगलुरु में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम का मिजाज कभी भी बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विपक्षी नेताओं का मिजाज इस वक्त बदला हुआ है। और मिजाज बदलकर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कवायद में इस वक्त वो ताज बेंगलुरु में मौजूद है। मेरे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा मौजूद हैं। और जो सवाल आपने पूछा, आपने बताया कि कौन कौन नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अध्यक्षता जाहिर तौर पर नीतीश कुमार पूरे कुनबे को साथ लेकर के चल रहे हैं। तो इस कवायद में सबसे बड़ी बात आयुष ये है कि किस तरीके से 2024 को साधा जाए, इसके साथ ही कैसे विपक्षी दल एकजुट हो। लेकिन इसका एनालिसिस क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि यहाँ सारे दल तो पहुँच गए, 15 से 26 हो गए हैं पिछले से अभी की मीटिंग में, लेकिन इन्हें जोड़कर कैसे रखा जाए। अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से मैं और आप सुबह से ही देख रहे हैं, हलचल बहुत तेज़ है कि करके हम गिनते गए, वी जस्ट स्टार्टेड काउंटिंग और वो 26 तक नंबर पहुँच गया। क्या नीतीश कुमार को सबसे बड़ी जीत इससे मान लिया जाए कि 26 हो गया है 15 से? देखिए, काउंटिंग की जहां तक बात है शिखा, आप ये काउंटिंग 26 है और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो 34-36 का आंकड़ा दे रहे हैं। तो ये वैसी स्थिति हो तो दो छाते थे, तो एक छाता नरेंद्र मोदी के हाथ में है, उनकी कलाई मजबूत कलाई ने थाम रखा है और उस कलाई के छाते के नीचे बहुत सारे विपक्षी कलाइयां हैं थामने के लिए। नीतीश कुमार, शरद पवार, सोनिया गांधी, तमाम बड़े नाम आप ले लीजिए, वो तमाम लोग हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2024 की जो बात है, जो रणनीति, जो बिसात बिछाई जा रही है, उस बिसात का अगला मोहरा कौन होगा? जो घोड़े की चाल ढाई घर की होती है वो चलेगा कौन? वो चलने की जिम्मेदारी विपक्ष किसको देता है? क्योंकि नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि वो शायद इस भूमिका में आएंगे। और कांग्रेस इस बार, मैं बताऊं आपको, पिछली बार जब यूपीए का गठन हुआ था शिखा, तो उस वक्त कांग्रेस ने ये शर्त रखी थी कि हाँ, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं इस चीज़ का निर्वहन करूंगा और सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन कांग्रेस ने इस बार ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। हो सकता है जो हालात हैं वो कांग्रेस को समझ में आ रहे हैं कि इन हालात में ज़्यादा रिजिड होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप देखें कि संसदीय दल की बैठक कांग्रेस की होती है और केजरीवाल के ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस जाने का मन बनाती है कि हाँ, दिल्ली सरकार के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया गया उसके खिलाफ हम जाएंगे। तो कुल मिलाकर बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार हो रहा है। हाँ, वो रोड मैप तभी मुमकिन हो पाएगा जब सीटों के आवंटन में, सीटों के बंटवारे में शिखा कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा। हाँ, हमें इस सीट पर चुनाव लड़ना है और इस पर नहीं लड़ना है। तो ये एक लेकिन रणनीति होगी। आयुष, आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल शिखा, क्या संयोजक को लेकर भी फैसला हो सकता है और क्या यूपीए का नाम बदलने को लेकर जो गुंजाइशें चल रही थी, कयास लग रहे थे, उस पर भी कोई यहाँ चर्चा होनी है? ये दोनों ही सवाल जो आयुष आपने पूछे हैं, इसका जवाब ही तलाश करने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर हैं। अमित, आयुष हमारे सहयोगी ने सवाल ये पूछा कि जिस तरीके से विपक्षी एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे और आप इस पर चर्चा भी कर रहे थे और बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि बारात तो सज गई है, दूल्हा कहाँ है। तो इस पहले तो इसके नाम पर जो मंथन हो रहा है वो, और संयोजक का नाम भी क्या तय कर पाएगी? क्योंकि नोइंग ममता बनर्जी हमेशा इस चीज़ में कहीं ना कहीं खलल डालती हैं। क्या लग रहा है, क्या कल की मीटिंग के बाद एवरीथिंग इज क्लीन एंड क्लियर? लगता है, देखिए, संयोजक तो ढूंढना पड़ेगा और एक तरह से संयोजक के अलावा दो ऐसे पद होंगे जिसमें दो बड़े नेताओं को शामिल किया जा सकता है। उनकी भूमिका
बड़ी हो सकती है, संयोजक के इर्द गिर्द या उससे भी महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। मतलब वो एक दिखाने की कोशिश होगी कि हम सबको समाहित करके चल रहे हैं। लेकिन शिखा, उससे बड़ा सवाल आगे है। मैं आपको थोड़ा पहले ले जाऊं। 1978 में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी 1977 में लगाई थी, तो 1978 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना से, जिस बिहार की मिट्टी से आप आती हैं, उस पटना में एक क्रांति हुई और सारा विपक्ष एक हो गया। 78 में इंदिरा गांधी को हराकर उनकी सदस्यता चली गई। तो कमोबेश स्थितियां वैसी ही आ रही हैं। अब सवाल यह है कि इधर जो एक पक्ष है, वो सत्ता पक्ष है, नरेंद्र मोदी का कद, उस कद को चुनौती देने के लिए क्या ये तमाम नेता जो हैं ये समृद्ध हैं, या इनके पास वो शालीनता है कि उस शब्दों के, क्योंकि आप देखें जैसे ही मर्यादाएं टूटती है, फायदा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को हो जाता है। तो बीजेपी के पास जो आप देखें कल से आज तक, परसों से आज तक में तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कल यहां बैठक होगी, लेकिन तमाम सवाल हैं विपक्षी खेमे के सामने। संयोजक कौन होगा, उस विपक्षी एकता का क्या कोई नाम होगा, तमाम नेताओं का रोल क्या होने वाला है। इसी बीच एक बड़ी खबर, सीमा को काउंसलर एक्सेस देने पर विचार किया जा रहा है। पाक की मांग पर विचार कर रहा एमएचए को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। विदेश मंत्रालय ने पाक की मांग के बाद एमएचए को इसका प्रस्ताव, इसकी जानकारी दरअसल भेजी है। बड़ी और अहम खबर है। दरअसल सीमा से लगातार यूपीएचएस की टीम पूछताछ कर रही है और इसी बीच खबर यह है कि सीमा को काउंसलर एक्सेस दिया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसको लेकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार। यूपीएचएस पूछताछ कर रही है सीमा से, सचिन के पिता से। आखिर सीमा यहां कैसे पहुंची, तमाम सवाल उसके सामने। तो हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी बारिश कहर बरपाए हुए है। उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश में वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई। पहाड़ के साथ साथ बारिश ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली पहले ही बाढ़ बारिश का सामना कर रही है, वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। यूपी के कई जिलों में इस समय बारिश ने तबाही मचा दी है। मथुरा में भी स्थिति नाजुक है। रिपोर्ट देखिए। पेड़ गिर गया कौन? गंगा यमुना में उफान, शहर दर शहर परेशान। यूपी, दिल्ली, हरियाणा मॉनसून का निशाना। मॉनसून मूसलाधार, चारों ओर हाहाकार। दिल्ली में संकट बढ़ा, यमुना का जलस्तर नहीं घटा। दिल्ली की जनता लाचार, कौन कसूरवार। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। एक बार फिर से सैलाबी संकट दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों से जलस्तर में कमी रिकॉर्ड की जा रही थी और ये 205.33 मीटर तक पहुंचा भी था, लेकिन अब अचानक इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाटर लेवल बढ़ने के बाद लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही। वाटर लेवल में बढ़ोतरी होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी खतरा टला नहीं है और पीड़ितों के फिलहाल अपने घरों की तरफ लौटने की संभावना भी कम नजर आ रही है। दिल्ली के बाद अब मथुरा में बाढ़ का रौद्र रूप दिख रहा है।
यमुना किनारे बसी कॉलोनीज और देहात में बने लिंक रोड पर पानी पहुंच गया। सड़कों पर पानी आ जाने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लोग जलमग्न इलाकों से सुरक्षित ठिकाने की तरफ पलायन करने लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन की है, जहां बाढ़ का कोहराम दिख रहा है। बाढ़ में कई लोग फंस गए। तेज बहाव की वजह से 2 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 2-3 दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इनमें सिंगरौली, सतना, डिंडौरी, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना और छतरपुर शामिल है। कुदरत का कहर देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार लगातार देखी जा रही है। कुल्लू में एक बार फिर से भारी बारिश ने तबाही मचाई। कुल्लू के सेऊबाग और काइस में बादल फटा। यहाँ पर बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया। इसमें बहने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। मंडी में भी हालात भयावह हैं। नदी तेज धार से बह रही है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से मची भारी तबाही के निशान लगातार सामने आ रहे हैं। कुल्लू से मंडी तक ब्यास नदी में लगातार शव मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। गंगा उफान पर है और उसके चलते उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा होता नजर आ रहा है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा है। गंगा घाट जलमग्न हो गए। राहत बचाव अभियान जारी है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। चमोली मलारी में गिरती गंगा में जलस्तर बढ़ा। भारत चीन सीमा को जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा बह गया। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का फाटक टूटा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में पिछले कुछ दिन से भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्थिति खराब होती जा रही है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर काम में जुटे हुए हैं ताकि सैलाबी संकट से बचा जा सके, लेकिन सारी कोशिशें कुदरत के प्रचंड रूप के आगे नाकाफी साबित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर देहात के बिकरू कांड से जुड़ी है। आरोपी को सजा हुई है। पहले आरोपी को न्यायालय ने आज सजा सुनाई। श्यामू वाजपेयी को न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है। दरअसल पुलिस ने कुल 44 लोगों को आरोपी बनाया है। याद करिए, दरअसल विकास दुबे ने जब पुलिसकर्मियों पर फायर किया था, 6 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की शहादत हुई थी। हालांकि बाद में विकास दुबे भी उज्जैन से पकड़ा गया और उसका भी वापस आते वक्त एनकाउंटर हो गया था पुलिस की तरफ से। उस मामले में एक आरोपी को आज सजा सुनाई गई।